ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब पूरी दुनिया में काफी उथल पुथल था। उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी थी। उस मोमेंटम को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती पे ये बजट कितना खरा उतरा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पे। सबसे पहला सवाल तो मैं आपके सेक्टर से जुड़ा हुआ पूछूंगा कि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं जितने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एआई डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं और ऐलान भी कर दिया उन्होंने। उस मोमेंटम को आगे बढ़ाना, नए निवेश को लाना एक बड़ा चैलेंज था। बजट उस तरफ कितना कारगर साबित होता दिख रहा है? आज के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और आईटी और ऑरेंज इकोनॉमी, इन सब के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हुई है। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स में पहुंच गया है इतने कम समय में। इसको और ज्यादा तेजी मिले और जो 25 लाख रोजगार इसमें सृजन हुआ है उसको और भी बढ़ावा मिले, इसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और सेमीकंडक्टर 1.0, सेमीकॉन 1.0 की बहुत अच्छी सफलता के बाद में सेमीकॉन 2.0, जो कि देश की एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री बनती है, उसकी भी आज घोषणा की गई है। आईटी सर्विसेज जो $220 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है और जिसमें करीब करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, हाई क्वालिटी रोजगार है ये। इसको और बढ़ावा देने के लिए, और विशेषकर जब आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े टर्बुलेंस से गुजर रही है, उसमें ये टर्बुलेंस और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक बहुत बड़ा ताकत बने, न कि चैलेंज बन जाए, इस भावना को ध्यान में रखते हुए एक मेजर रिफॉर्म्स घोषित किए गए हैं आईटी सर्विसेज में। एक तो आईटी सर्विसेज की जितनी भी क्लासिफिकेशन थे उन सबको कन्वर्ज करके एक आईटी सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर सेफ हार्बर डिक्लेयर किया अप टू 2,000 करोड़ रुपीस के टर्नओवर तक। एक क्लियर 15.5% डीम्ड मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको इसमें लाया गया है। एक्सिलरेटेड एपीएस का प्रावधान किया गया, 2 साल के अंदर अंदर एपीए हो जाएगा। 5 साल तक एपीए को आप मेंटेन कर सकते हो, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट को। इन सब से जो टैक्स रिलेटेड आइटम्स थे, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत जरूरी था कि वेयर हाउसिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग होती है। छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं लेकिन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो एक कंपोनेंट कई बार फाइनल प्रोडक्ट में आने से पहले देश की सीमाओं को कई बार क्रॉस करता है, और केवल एक नहीं, कई देश की सीमाओं को क्रॉस करता है। वैल्यू एडिशन हो रहा होता है, वैल्यू एडिशन होता रहता है, चेंजेस उसमें होते रहते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए वेयर हाउसिंग, जो बॉन्डेड वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लाएं जिसमें 2% से कम का टैक्स रहेगा, और जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अगर एसईजेड से सेल करनी पड़े तो उसके लिए भी बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया गया। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर, जो कि एआई की बड़ी दुनिया बनने वाली है, 5th रेवोल्यूशन आया, ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें भारत एआई सर्विसेज का दुनिया का सबसे बड़ा हब बने। हमारे युवाओं को नए अपॉर्चुनिटीज मिले, नया रोजगार मिले, नई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो 20 साल तक डेटा सेंटर में टैक्स का हॉलिडे, जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, इससे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सेक्टर में 1 करोड़ का टोटल रोजगार है। अगर आप इसमें जीसीसी, आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख का रोजगार, आईटी सर्विसेज 55 लाख का रोजगार और जीसीसी में करीब करीब 15 लाख का रोजगार। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा का जो रोजगार है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज देश के सामने। बिल्कुल, ये सबसे उभरता हुआ सेक्टर था जहां पे हम लोग बहुत हद तक निर्भर थे बाहर के देशों पे। अब हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। ये सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वो कैसे पहले से अलग होगा? क्योंकि पहला काफी सफल रहा है, तो वो क्या फोकस एरिया चेंज होगा या फिर इसमें कुछ नए फीचर्स इसमें जोड़े जा रहे हैं? फोकस एरिया बिल्कुल चेंज होगा, फोकस एरिया विस्तृत होगा। पहले सेमीकॉन 1.0 में बहुत जरूरी था कि कुछ हम एंकर इन्वेस्टर्स को लेके आए और इकोसिस्टम को बनाने के लिए ध्यान दें और टैलेंट की पाइपलाइन क्रिएट करें। इसीलिए 10 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 4 यूनिट में कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इस साल शुरू हो जाएगी।
तो इससे एक दुनिया भर में एक कॉन्फिडेंस आया भारत की क्षमताओं पे। और प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेबल विजन, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कहा था कि सेमीकंडक्टर मिशन हमारा 20 साल का होना चाहिए, इसमें एक एक करके चैप्टर्स नए बनने चाहिए, जिससे कि कई वर्षों तक देश की ताकत ये सेक्टर बने। इसीलिए सेकंड वर्जन में जो कैपिटल इक्विपमेंट यानी जो मशीनें चाहिए होती है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा। अभी हाल ही में ASML जो कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है और जिसके बिना कोई एडवांस चिप नहीं बन सकती, उनके फैक्ट्री में जाके आया था नीदरलैंड्स में। उनसे मैं रिक्वेस्ट करके आया कि भारत में आप अपनी ASML की एक यूनिट लगाइए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग चालू कीजिए, डिजाइन चालू कीजिए। उन्होंने बहुत सीरियसली हमारे प्रस्ताव को लिया और एक जल्दी बड़ा डेलीगेशन भारत भेज रहे हैं। वैसे ही अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, इन सब कंपनीज का, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, इन सब कंपनीज का भारत के प्रति बहुत बड़ा लगाव उत्पन्न हुआ है। तो इन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, क्योंकि इसके साथ ही साथ पीछे बहुत सारे MSMEs, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं सपोर्टिंग मिलती, इंडस्ट्री जो होती है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और डिजाइन वालों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती। क्योंकि इसमें सर दुनिया की कम से कम 3 बड़ी कंपनियों को मैंने देखा कि AI डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पे सेफ हार्बर कानून में बदलाव करके टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया। AI डेटा सेंटर में जो क्लाउड सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे आपने टैक्स हॉलीडे दिया। तो इन सब के बाद आपको क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट कुछ आप लोग एस्टिमेट करें, क्योंकि आप तो बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इन्वेस्टर से बातचीत करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं? $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है और आने वाले समय में $100 बिलियन बड़े आसानी से आएगा, उससे मच मोर आएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बहुत आराम से, इससे ज्यादा ही आएगा। आज के इस पॉलिसी इनिशिएटिव के बाद में तो कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये $200 बिलियन की तरफ भी पहुंच जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा। क्योंकि सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, इसलिए मैं एक सवाल और छोटा सा पूछूंगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इस सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ये सारे जब ऑपरेशनल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्लांट, तो हम लोग अपना स्टेक कितना बढ़ा पाएंगे? भारत टॉप 5 सेमीकंडक्टर नेशंस में से एक होगा और मोस्ट एडवांस चिप्स भारत में 2035 तक बनेगी। कंप्लीट इकोसिस्टम, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, सब कुछ भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा और बहुत बड़ा रोजगार इससे उत्पन्न होगा। अब डेटा सेंटर का आप देखिए, उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कैसे होता है। आज डेटा सेंटर में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके तुरंत अनाउंसमेंट्स होने के $70 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट होते ही कई कंपनीज आ गई है जो AI डेटा सेंटर के सर्वर्स बनाने के लिए भारत में आना चाहती है। जब सर्वर्स बनेंगे, चिप्स बनेंगी, तो भारत के कई लोगों को, कई युवाओं को एक नया रोजगार का माध्यम बनेगा ये, और दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है। हालांकि इसमें ये 2 कंसर्न लोग जताते हैं कि पावर की जरूरत बहुत पड़ेगी, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऐसे जब डेटा सेंटर बनाए जाते हैं तो होपफुली उस पर सरकार काम करेगी। कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें कि पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो और पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो। बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है। एक अभी मैंने प्रेजेंटेशन एक कंपनी का देखा था जिसके जिस तरह का इनोवेटिव उन्होंने सिस्टम इन्वेंट किया है, उससे डेटा सेंटर में पावर कंजम्पशन 35% कम हो जाता है। अच्छा, चूंकि अब इससे थोड़ा सा अलग हटते हैं, आप रेल मंत्री भी हैं। एक समय था जब रेल मंत्री से ये उम्मीद की जाती थी कि नए रेलवे के ऐलान हो गए, टिकट के भाड़े में कटौती का ऐलान होगा। अब लोग अपेक्षा रखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कैसे कर रहे हैं, नई सुविधाएं आप कैसे दे रहे हैं। तो इस तरफ बजट कितना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है और 10 गुना बजट बढ़ाकर 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट लाए। जिस तरह से 35,000 किलोमीटर ट्रैक्स बने, जिस तरह से 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जिस तरह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों फ्रेट कॉरिडोर बन गए, तो एक अब समय आ गया कि टोटली नया लेवल लेके आए कंप्लीट रेलवे सेक्टर में। इसीलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है। ये 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर भारत में नई इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार बनेंगे, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो आप सोचिए, चेन्नई और बेंगलुरु एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। बेंगलुरु से हैदराबाद 2 घंटे 8 मिनट की जर्नी रह जाएगी, 2 घंटे रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी और मुंबई और पुणे तो 48 मिनट।
मुंबई पुणे मात्र 48 मिनट की जर्नी रह जाएगी। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो आप सोचो साउथ इंडिया के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, इन सब स्टेट्स को कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक आधार मिलेगा, जो हाई स्पीड का ये ट्रायंगल बनेगा, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। तो ये कॉरिडोर अपने आप में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनेगा। और नॉर्थ में दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में, यानी कंप्लीट उत्तर प्रदेश में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे चालू होगी। और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को जोड़ता हुआ वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। हालांकि इतने जब जर्नी को कम कर देंगे, अब तो गडकरी साहब नाराज हो जाएंगे कि मैंने इतने हाईवे बनाए और आपने रेलवे को इतना फास्ट कर दिया। वो हम सब साथ ही मिलकर काम करते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रोच से। बिल्कुल, मैं तो वैसे ही लाइटर मोड और साथ ही साथ नया फ्रेट कॉरिडोर भी आज अनाउंस हुआ है, जो ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर की सक्सेस के बाद में ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाला, बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे बंगाल से गुजरेगा वो। दांकुनी बंगाल से स्टार्ट होगा। अच्छा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके मध्य प्रदेश को क्रॉस करके महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और फिर गुजरात में सूरत। ये लगता है सारे कोई ना कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर से टच करता हुआ जाए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इसमें टच करेगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपको तो लोग जानते हैं रेल मंत्री और आईटी मिनिस्टर के तौर पे, मैं इकोनॉमिस्ट के तौर पर पूछना चाहूंगा, ये बजट ऐसे समय पेश किया गया जब पूरी दुनिया में काफी उथल पुथल था, हमारी इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी थी। अब इस मोमेंटम को बरकरार रखना है, ग्लोबल चैलेंजेस को दूर करना, उससे निपटना है, तो उस तरफ ये बजट कितना कारगर साबित होता दिख रहा है आपको? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत स्टेबल और बहुत सोची समझी इकोनॉमिक रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन इन 12 वर्षों में किया है। अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली थॉट थ्रू फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, आज 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 3 गुने से ज्यादा का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। इसका आप डायरेक्ट बेनिफिट आप देखिए, 2 लाख जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वो ऑन एन एवरेज अभी 2 मिलियन यानी 20 लाख फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एवरी मंथ जनरेट हो रहा है। इस दुनिया के इस टर्ब्यूलेंस के पीरियड में बहुत जरूरी है कि एक स्टेबल इकोनॉमिक फिलॉसफी रहे। इसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंक्लूसिव ग्रोथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन और बहुत बड़ा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पे दिया है, ये 4 पिलर्स पे जो दिया है, और टेक्नोलॉजी का जो बेस बना है, इस इकोनॉमिक मॉडल के कारण भारत आज एक दुनिया भर में ब्राइट स्पॉट की तरह माना जाता है। और अगर हम देखें जो हमारी 2000 साल की विरासत है, इस 2000 साल तक जब भारत सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा, पिछले 250-300 वर्षों का एक पीरियड ऐसा रहा जिसमें भारत पीछे रहा। कई कारण थे, उन कारणों में डिबेट किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन अब उससे बाहर निकलना हमें। ये 250-300 वर्षों की जो गुलामी का काल था, उस काल से हमें बाहर निकलना है। फिर भारत की जो पहचान विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति, उस पड़ाव तक 2047 तक हमें पहुंचना है। जो 2000 साल तक हम सबसे बड़ी अर्थनीति रहे, वो वापस हम पहुंचेंगे। जो आज का बजट है, वो बजट उस पड़ाव, उस माइलस्टोन तक पहुंचने का बहुत बड़ा एक जमीन तैयार कर, एक रोड मैप है। आप देखो 2047 में अगर दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज का हम पिक्चर आज अगर क्रिएट करें अपने माइंड में, आज भारत एक यंग इकोनॉमी है, यंग नेशन है। 27 इयर्स हमारी मीडियन एज है। 2047 में जब सारी दुनिया ओल्ड एज और एजिंग पॉपुलेशन के बड़े एक प्रभाव से गुजर रही होगी, भारत तब भी एक यंग नेशन रहेगा। 37 इयर्स रहेगी भारत की मीडियन एज। वर्किंग क्लास एज होता है मीडियन एज, यानी 50% लोगों की उम्र 37 साल से कम। मीडियन यानी 50% वाला मार्क, तो 50% वाले मार्क 37 इयर्स हमारी मीडियन एज रहेगी। इसका मतलब आप समझिए, आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 2047 से आगे भी 50 साल तक भारत ग्रो होता रहेगा। यानी हम जो 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे
2047 तक, उसके आगे भी हमारे सामने एक ग्रोथ का पीरियड है, जबकि बाकी सब देशों के लिए डिक्लाइन का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो जो 2000 वर्षों की भारत की एक विरासत है, बेस्ट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे समृद्ध इकोनॉमी होने का, वो पीरियड हमारा स्टार्ट हो गया है और उस पीरियड की तरफ हम 2047 और उसके आगे वाले पीरियड में बढ़ रहे हैं। और ये आज का बजट उस रोड मैप को दिखाने वाला है। हालांकि चूंकि समय कम है, वरना से मेरा ये कमेंट था छोटा सा कि जब ये इतनी बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन होता है, यंग पॉपुलेशन होता है, तो उसको कैसे आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं, मोनेटाइज करते हैं, ये बड़ा चैलेंज होता है। ये हमने चाइना में देखा, मोनेटाइज किया तो डेवलप कर गया, कई देश मोनेटाइज नहीं किया तो डेवलप नहीं कर पाए। आपने सही कहा, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग पे आज बहुत बड़ा जोर है। आज आप देखें, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट के शुरुआत ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग, लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ्स, परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा जोर है। 200 लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग हब्स को, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस और कॉस्ट को सुधारना, नए मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा बूस्ट, हर तरीके से, चाहे शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। पीएम साहब ने एक जगह कहा है कि चिप से शिप तक हमें मैन्युफैक्चर करना है। तो रोजगार सृष्टि होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और भारत जैसे देश में जहां एक युवा पॉपुलेशन है, इसमें बहुत जरूरी कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा दें। और इसीलिए लेबर रिफॉर्म भी किए गए और एक बहुत सोचे समझे तरीके से टैक्स के रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सोचे समझे तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिले, सर्विसेज में बूस्ट मिले, और सर्विसेज के लिए आज आईटी सेक्टर के लिए, ऑरेंज इकोनॉमी, हर तरीके से सर्विसेज के लिए भी आज एक बड़ा बूस्ट आज के बजट में रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। साफ तौर से कहना है, भारत में जितनी युवा आबादी है, आगे चलकर विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसके लिए बजट ने एक रोड मैप तैयार किया है, जो आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर दिखेगा।